वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एफआई की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पार्ट नंबर 2 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस का आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, इसमें ये कहा गया, ये एक नया टॉपिक है। 1854 में एक कोर्ट जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था लंदन से, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। हिंदुस्तान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बड़ा ऑफिसर होता है, गवर्नर जनरल उसको कहा जाता था। और इस जो ये डिस्पैच था, इसमें जो लोग थे, इनका जो हेड था वो कौन था? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड इसको नाम दिया गया था, ये बंदा था चार्ल्स वुड। और इस चार्ल्स वुड का जो ये स्टेट, इसमें इसने जो जो डिस्पैच लाया था, एजुकेशन डिस्पैच, उसको वुड्स डिस्पैच नाम दिया गया। इसको वुड्स डिस्पैच नाम दिया गया। दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। ठीक है। इसके बाद वुड्स डिस्पैच जो था, इसने ज़्यादातर क्या किया, यूरोपियन लर्निंग को तरजीह दी थी। ये चाहता था, वुड्स डिस्पैच ये बताता था कि हमें यूरोपियन लैंग्वेज को डेवलप करना चाहिए, तब जाके हम आगे जा सकते हैं। इट एनेबल अस द ब्रिटिशर्स टू मेक ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन्स। हम यूरोपियन लर्निंग की ही मदद से हिंदुस्तान में ऐसे इंसान बना सकते हैं जो ट्रूथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे। और ऐसे सिविल सर्वेंट्स भी हमें मिल सकते हैं यूरोपियन लर्निंग की वजह से, इंडियन लैंग्वेज की वजह से नहीं, इंडियन लिटरेचर की वजह से नहीं, वर्निकुलर टाइप ऑफ लर्निंग की वजह से नहीं, बल्कि जो नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना चाहा, यूरोपियन लर्निंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, वहाँ के आइडियाज़, वो जाके इनको एनेबल कर सकते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स बनाएं जो इनको सर्व कर सकें और जो ट्रस्टवर्दी होंगे। ये इनकी मेंटालिटी थी भाई साहब। इसके अलावा ऐसे लोग हम डेवलप कर सकते हैं जो स्किलफुल होंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना जानते होंगे। ये सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेज की ही या लर्निंग की ही मदद से हो सकता है। और जो पुराना तरीका यहाँ पर है वर्निकुलर एजुकेशन का, उससे तो कुछ और होने वाला नहीं है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन। और इस वुड्स डिस्पैच में एक पॉइंट ये भी था कि हमें हर कोई वो इदारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है उसको पूरी तरह से सुपरवाइज करना है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई मनमानी किसी भी सूरत में कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस ना की जाए, कोई किताब, कोई ऐसी थॉट जो इंडियंस की है यहाँ पर अपने लिटरेचर की, वो किसी भी सूरत में तब तक इंट्रोड्यूस ना की जाए जब तक हम उसको अलाउ ना करें। यानी कि पूरा कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम पे ये चाहते थे। ये देखो चार्ल्स वुड की यहाँ पर हमने फोटोग्राफ डाल रखी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने बाद में यूनिवर्सिटीज़ और जो है एस्टैब्लिश करवानी शुरू कर दी अलग अलग जगहों पे, जहाँ पर इस नए सिस्टम के हवाले से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें इंग्लिश रखा गया, इस हवाले से जो है यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाने लगी। 1857 में जहाँ पर एक साइड से पंगा हो रहा था, हिंदुस्तान में गड़बड़ हो रही थी, यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, अपराइजिंग हो रही थी, और इन्होंने कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे में क्या यूनिवर्सिटीज़ बनानी शुरू कर दी। ठीक है सर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि वो मस्ट ब्रिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ स्कूल्स आल्सो। ये तो हायर लेवल पे ये पहले काम कर रहे थे, दे फर्स्ट फोकस्ड ऑन द हायर एजुकेशन, बट आफ्टरवर्ड्स दे आल्सो decided to bring changes, positive changes in the school education also. तो इस हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने देखा था कि हम इसको तब्दील कराना चाहते हैं। स्कूलिंग जो थी यहाँ पर, जो पुराने तरीके से बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका था, इस हवाले से इन्होंने एक बंदा लाया जिसका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम को क्या कहा गया, ये एक स्कॉटिश मिशनरी था, कि जी आप हमें एक रिपोर्ट दे दो हिंदुस्तान के हवाले से, जो इलाका इनके कंट्रोल में था वहाँ पर किस तरह से स्कूलिंग वगैरह की जाती है, और पूरी रिपोर्ट दे दो। तो ये बंदा विलियम एडम जो था, पूरे चक्कर वक्कर लगा के बंगाल और बिहार में पूरी तरह से घूम फिर के ये पूरी तरह से एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में क्या कहता है ये विलियम एडम, ये इसकी शक्ल है यहाँ पर। ये कहता है कि हमारे पास, ये विलियम एडम की शक्ल मैं फिर से दिखाता हूँ, ये विलियम एडम हमारे पास ही इसकी शक्ल है। ये आगे जाके क्या बोलता है कि देयर आर एटलीस्ट 1 लाख स्कूल्स। अरे बाप रे, 1 लाख स्कूल है बंगाल और बिहार में। वेयर इन बंगाल और बिहार, इन विच इन एवरी सिंगल दिस इंस्टीट्यूशन और स्कूल और पाठशाला कम से कम 20 बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल में या एक पाठशाला में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 20 बच्चे पढ़ते हैं। तो टोटल जो वहाँ पर स्कोर आ जाता था एटलीस्ट
20 लाख, यानी कि 20 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ा करते थे। और ज़्यादातर ये स्कूल वेल्दी पीपल बनाया करते थे, क्योंकि गरीब लोगों के पास उतनी हैसियत वगैरह नहीं होती थी। तो 1 लाख स्कूल, 20 बच्चे एक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करते थे, एंड देयर आर एटलीस्ट 20 लाख स्टूडेंट्स। अरे यार 20 लाख बच्चे। इसके बाद इसने एक और रिपोर्ट ये भी बताई जो आपको थोड़ा सा हंसी भी आ जाएंगे और आप इसे खुश हो जाएंगे, काश हमारे साथ भी ऐसा होता। फिक्स्ड फीस सिस्टम नहीं था। अमीर जितना देता था वो देता था, गरीब जितना भी देता था उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता था। प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, बिना बुक्स के सब कुछ होता था। सेपरेट स्कूल्स गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नहीं होते थे। जो बेंच और चेयर्स का इनका कंसेप्ट नहीं है। ब्लैक बोर्ड तो ये ख्वाब में भी नहीं देखते थे। ब्लैक बोर्ड क्या करते हैं जब सब कुछ ऑरली होता था। सेपरेट क्लासेस नहीं होते थे। रोल कॉल रजिस्टर तो है ही नहीं सर। एनुअल एग्जामिनेशन, वाह वाह वाह, इसका तो नामो निशान नहीं था। ये पता ही नहीं था इनको। रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था। हैं 9:30 बजे आना है, 3 बजे निकलना है, इसका तो कहीं चक्कर ही नहीं था। तो ये पढ़ाई कहाँ करते थे? पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी, विलेज कॉर्नर्स पे होती थी, शॉप्स पे होती थी, और ज़्यादातर गुरुओं के घरों में। जो टीचर होता था इसको बोला जाता था गुरु, और गुरु को दूसरा नाम कहा जाता था मूविंग लाइब्रेरी, क्योंकि ये सब कुछ ऑरली पढ़ाता था। मैंने पहले कहा फीस स्ट्रक्चर जो था वो तो फिक्सड नहीं था। हाँ, रिच तो बहुत ज़्यादा पैसा देते थे और गरीब कम, उनके पास तो बेचारों के पास पैसा नहीं होता था। आगे चलते हैं। ये एक यहाँ पर एक तस्वीर रखी गई है एक लोकल स्कूल की। यहीं पर इन बच्चों को पढ़ाया जाता था पुराने तरीके से, गुरुओं की मदद से। आगे चलते हैं। अच्छा, गुरु कैसे पढ़ाता था? मैंने पहले कहा कि गुरु सब कुछ ऑरली पढ़ाता था। यही गुरु डिसाइड करता था कि पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स की नीड को देख के वो डिसाइड करता था कि इनको क्या पढ़ाना है। और बाद में इंटरेक्ट होता था स्टूडेंट्स के साथ सेपरेटली, अलग अलग या ग्रुप्स में उनको ये जो है लर्निंग के हवाले से उनसे बातें वगैरह सब कुछ की जाती थी। हाँ, इस तरह से इनकी पढ़ाई होती थी। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट जो इस स्कूलिंग में होता था, इस वर्निकुलर स्कूल या पुरानी पाठशालाओं में जो होता था बिहार और बंगाल में, हार्वेस्टिंग टाइम पे ये बंद हो जाती थी, क्योंकि उन दिनों मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो होता था वो हार्वेस्टिंग होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर होता था। अमीर और गरीब दोनों जो थे किस्मों के लोग जो थे इस हार्वेस्टिंग में लग जाते थे, तो इसलिए स्कूल बंद हो जाते थे। इससे एक मौका मिल जाता था इन बच्चों को अपने फील्ड्स में काम करना। फिर जब ये हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती, पाठशालाएं फिर से शुरू हो जाती थी। ठीक है, इससे गरीब फैमिलीज के बच्चों को आसानी से इन स्कूलों में जाने का मौका मिल जाता था। ठीक है। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स ने स्कूलिंग को बदलना चाहा, इन स्कूलों के हवाले से विलियम एडम की रिपोर्ट के बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तरीका तो हमें बदलना है। अप टू मिड 18th सेंचुरी जो यूरोपियन थे ये कंसर्न थे किसके ऊपर? प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। प्राइमरी किसके ऊपर? हायर एजुकेशन को ये बदलना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब लोकल पाठशाला जो हैं इनकी तरफ इन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दिया, और आफ्टर 1854 कंपनी जो है उसने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्निकुलर एजुकेशन को हिंदुस्तान में ख़त्म करना है। और इस हवाले से उन्होंने किया, दे थॉट दैट देयर कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम इम्पोजिंग रूटीन। तो इन्होंने क्या किया कि स्कूलिंग सिस्टम को हमें बदलना है, इसको चेंज करना है। इस हवाले से इन्होंने कुछ रूटीन और रूल्स बनाने शुरू कर दिए, और रेगुलर इंस्पेक्शन उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट किया। ऐसे पंडित जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी, और एवरी सिंगल पंडित वाज आस्क्ड या ही वाज सपोज टू लुक आफ्टर एटलीस्ट 4 to 5 स्कूल। इसको 4 और 5 स्कूल दिए जाते थे एक गवर्नमेंट पंडित को, जिनको उसको सुपरवाइज करना होता था। जितने भी हायर अथॉरिटीज से रूल्स आते थे वो उनको इंट्रोड्यूस करवाता था या इम्प्लीमेंट करवाता था इन स्कूल्स में। टीचिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया। हाँ, सब पीरियोडिक रिपोर्ट इन गुरुज को देनी होती थी, हायर अथॉरिटीज़ को। क्लास जो है रेगुलर टाइम टेबल से चलाई जाने लगी। जो टीचिंग है वो टेक्स्ट बुक्स के ऊपर होने लगी। और सबसे अहम चीज़ जो इस पुरानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इंट्रोड्यूस की गई वो था रेगुलर एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन। ये पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। एनुअल एग्जामिनेशन हो गया, और बच्चों के तो बेचारों के तो तोते उड़ गए। इसके बाद स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो रेगुलर फी दें, अटेंड रेगुलरली वो स्कूल रेगुलरली अटेंड करें, और सीट जो है फिक्स रखी गई। जो बच्चा देयर वर दिस सोशल कास्ट वगैरह जो नहीं लोग हुआ करते थे, कास्टिज्म वहाँ पर ज़्यादा डेवलप था, इसलिए उन्होंने फिक्स्ड सीट्स रखनी शुरू कर दी अपने स्कूलों में।
अच्छा, और उनको कहा गया कि वो रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करे। जितने भी पाठशालाएं थी जिन्होंने इनके रूल्स को एक्सेप्ट किया, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स दी जाने लगी हैं। एंड देयर वेर सम गुरुज हु डिसाइडेड गो अगेंस्ट दिस न्यू सिस्टम, और कुछ गुरुज ने कहा कि नहीं जी, हमें पुराना तरीका ही सही लग रहा है, और उनको क्या किया, गवर्नमेंट उनको कोई ग्रांट वगैरह नहीं दी जाती थी, उल्टा उनको बहुत ज़्यादा सताती थी, जिससे उनकी बेचारों की जो काम करने का जो तरीका था उसमें ज़्यादा रुकावट पैदा हो गई, और वो नाक में उनकी दम कर दिया। उसके बाद पुअर पीजेंट्स की जो फैमिली, पुअर पीजेंट्स की जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे, जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हार्वेस्टिंग करते थे और फिर स्कूल वापस चले जाते थे, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि अब रेगुलर अटेंडेंस यहाँ पर होने लगी। और इसके अलावा जो डिसिप्लिन का जो सिस्टम था ब्रिटिशर्स ने जो इन पाठशालाओं में इंट्रोड्यूस किया, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, और ये एक लैक ऑफ डिज़ायर बन गया इन लर्निंग के हवाले से, क्योंकि ये नहीं इस तरीके में आप ये समझते थे कि इससे कोई लर्निंग हो सकती है। ठीक है,